नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन की जयंती आज पूरे देश में मनाई गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती, लोगों ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया उन्हें याद। बरहेट में आदिवासी नाबालिग के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी ने झारखंड सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भोला थाना क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी, डीएसपी ने बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। छापेमारी में 11 ट्रैक्टर बालू हुए जब्त। भोजपुरी फिल्म स्टार आज पहुंचे साहिबगंज में प्रशंसकों ने योगेश पांडे का किया स्वागत। भोजपुरी सुपरस्टार के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। आरजेडी के कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सी वोटर के सर्वे को सिरे से नकार दिया है। इसमें बिहार चुनाव में एनडीए को बहुत बड़ी जीत दिखाया गया था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने और भी कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। बिहार में ओपिनियन पोल एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में बताया जा रहा है। 2015 में भी एनडीए के पक्ष में ओपिनियन पोल बताया था, रिजल्ट उसका उल्टा था ठीक। और इस बार भी ठीक चुनाव के पहले सी वोटर टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें एनडीए को 160 सीटें दिखाई जा रही है। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं जगदानंद सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरह के ओपिनियन पोल से। मैं उसे ओपिनियन पोल नहीं मानता हूं, मैं उसे ओपिनियन प्रभावित करने का प्रयास मानता हूं। कोई सिस्टम नहीं है जहां आप ओपिनियन को जान सकें। मतदाता जल्दी बताता है क्या? बूथ पर प्रचारक भी पूछे किसको वोट दीजिएगा तो अपना चला जाता है वोट डालने के लिए। और जिस देश में मतदान गुप्त मतदान हो रहा हो उसको ये ओपिनियन पोल के बारे में ये कैसे जान जा रहे हैं? तो फिर क्या जरूरत रह गई है चुनाव कराने की डेमोक्रेसी में? यही लोग ओपिनियन बता देते, बात खत्म हो जाती। ये अपने प्रोफेशन को चला रहे हैं, अपने व्यापार को चला रहे हैं। इसके लिए इनको जो करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं, लोगों का ओपिनियन लोगों के बीच में प्रचार करके दिल और दिमाग में परिवर्तन करने के लिए उसका ये प्रयास है। 2015 में इन्होंने क्या कहा था? 2015 में तो यही न कहा था बहुमत में वो आ रहे हैं, और बहुमत में ही नहीं आए, अल्पमत में ही नहीं आए, बिल्कुल चले गए जिसको हम कहते हैं बॉटम पर। बिल्कुल अपने वहां से जहां से इनकी शुरुआती राजनीति थी वहां पहुंच गए। ओपिनियन पोल इस पर तो लो कि इस बिहार की जनता ने इस बाढ़ और कोरोना में सरकार से कितना संतुष्ट है। यदि संतुष्ट है तो सरकार को वोट देंगे, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और बिहार का नौजवान के बीच में जाकर के इस ओपिनियन पोल को दिखाऊं तो शायद इनको मालूम हो जाएगी अपनी हैसियत। नौजवान खदेड़ रहा है उनके उम्मीदवारों को। शायद देश में ऐसा नहीं होता था। जूते की माला पहना रहा है, गांव से खदेड़ रहा है, सड़कों पर भाग रहे हैं लोग। ओपिनियन तो सामने आ रहा है रूज। मतदाताओं का बिहेवियर अलग और उनके मत के बारे में प्रचार करना, ओपिनियन के बारे में प्रचार करना इनके व्यापार का हिस्सा है। देश में भ्रष्टाचार से लूटे हुए भारतीय जनता पार्टी और बिहार में लूटे हुए धन श्री नीतीश कुमार का जितना व्यय होगा उतना ही ओपिनियन का चढ़ाव उतार होता रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है। आज तेजस्वी प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूं, जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते हैं मेरे सामने, मैं उस सीट को जीत जाऊंगा। बीजेपी इस मामले पर उनका एक बयान आया है। प्रेमरंजन पटेल ने कहा है कि तेजस्वी यादव को विधानसभा का मुंह दिखाने वाले नीतीश कुमार, और वो नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप?
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने असम्मानित, ठकराए हुए, मतदाताओं के द्वारा खदेड़े गए व्यक्ति पर कुर्सी को बैठाने वाले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद और तेजस्वी हैं। कहते हैं कि मेरे चलते इन्होंने विधानसभा का मुंह देखा, लेकिन 2014 का चुनाव मापदंड है। 2014 के लोकसभा में श्री नीतीश कुमार, जनता ने आपकी हैसियत बता दिया था। 2015 जो नतीजे आए, वो नतीजे उनके द्वारा आया है क्या? 1995 में नतीजा 5-6 एमएलए लेके विधानसभा में आए। 2014 में 2 लोकसभा जीते, एक किसी तरह से नालंदा में 6000 और पूर्णिया का जो उम्मीदवार जीता वो दूसरा एक सोशल स्ट्रगल था, उसके हिसाब से जीते। इनकी तो सारे लोगों की जमानत जब्त थी, एक तरह जमानत जब्त, और पूरे बिहार के जितने असेंबली सेगमेंट्स हैं 40 लोकसभा में 155 पर या तो हम प्रथम थे या तो द्वितीय थे। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी मौजूद थे। साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी केवल नाम का तेज नहीं है, उसमें तेज है। तो निश्चित तौर पे, और वहीं जिस तरीके का जो ओपिनियन पोल आया, इसको सिरे से नकार दिया प्रदेश अध्यक्ष ने। कैमरे पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। झारखंड में इन दिनों आदिवासियों ने सरना कोड की मांग को लेकर लगातार जिस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, वो और भी ज्यादा तेज कर दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी विजय मानसून सत्र के दौरान आदिवासियों ने सरना कोड की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाई थी। वहीं आज भी पूरे झारखंड में आदिवासियों ने बंदी और चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सरना कोड के विरोध में हुजूम देखने के लिए मिला है, जो कई सड़कों को जाम करते हुए नजर आए हैं। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कैंप जेल मोरहाबादी में ले गई है। इस दौरान अल्बर्ट एल्फा चौक से विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। आपको दिखाते हैं। पूर्व से घोषित जिस तरीके से सरना कोड को लेकर मांग चल रही है, और पूर्व में ही घोषित की गई थी कि आगामी 15 अक्टूबर को पूरा झारखंड स्तर पे जो है वो चक्का जाम किया जाएगा, बंदी रखी जाएगी। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि मैं इस वक्त रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में मौजूद हूं, जहां पर तमाम केंद्रीय सरना समिति के लोग जो हैं वो आ रहे हैं चारों दिशाओं से, और अपनी मांग को जो है लगातार मांगों की जो आवाज है वो बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आवाज इनकी यह है कि किसी भी हाल में सरकार को, झारखंड सरकार को सरना जो कोड है वो लागू करना होगा। सरना कोड के जरिए जो झारखंड के जो आदिवासी हैं उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। इन लोगों का कहना है कि झारखंड या फिर भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, इसीलिए आदिवासियों को पहचान दिलाने के लिए सरना कोड लागू करना होगा। और यह पूरा जो कार्यक्रम है सेंगल अभियान के अध्यक्ष जो सालखन मुर्मू हैं उनके नेतृत्व में किया जा रहा है, उनके आह्वान पे किया जा रहा है। हम बात करेंगे सीधे जो नेता हैं जो इन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं कि लगातार सरना कोड की मांग कर रहे हैं और क्यों आखिर ये मांगे हो रही है। सरना कोड लागू इसलिए किया जा रहा है कि हम आदिवासियों को हमेशा ठगा जाता है। हम लोग का बच्चे लोग पिछड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे हैं। यदि सरना कोड लागू होगा तो हम लोग को सभी को जॉब मिलेगा। हम लोग का भी बाल बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, जिसके कारण हम लोग सब चाहते हैं कि सरना कोड लागू हो। लेकिन ऐसा भी तो है कि अभी जो आदिवासियों को, गरीब भोले भाले जो आदिवासी हैं उनको बहला फुसला के ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया जाता है। सरना कोड लागू हो जाने के बाद से यह काम जो है और आसान हो जाएगा। तो क्या अभी तय होना जरूरी नहीं है
कि आप लोग किस धर्म में रहना चाहते हैं, हिंदू धर्म में या ईसाई धर्म में? नहीं, हम लोग को हिंदू धर्म भी नहीं चाहिए, ना ईसाई धर्म चाहिए। हम लोग को सरना कोड चाहिए, ताकि हम लोग अपना कोड लेके अपना सरना धर्म में ही रहें। और जो हमारा सरना धर्म के लोग ईसाई में चले गए हैं, उन लोग को वापस ला सकते हैं। इनका विश्वास है कि जो आदिवासी धर्म से जो भटक गए हैं, समिति जो सरना धर्म से जो भटक गए हैं, सरना कोड को लागू होने के बाद से उनको फिर वापस लाया जा सकता है। कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर सरना कोड को लागू करने के पीछे जो इतनी आवाजें जो बुलंद कर रहे हैं, आखिर इससे आदिवासियों को क्या फायदा होने वाला है। कि आप अब थोड़ा ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं मांग को लेकर, तो ये सरना कोड को लागू हो जाने से क्या फायदा होगा? आप सोचिए, आपका क्या नाम है? तो चंदन वर्मा नाम है। अगर आपका चंदन वर्मा से हम पहचानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन केवल चंदन या चंदन कुमार या चंदन चमार या चंदन सिंह या चंदन राजपूत बोल देंगे तो अच्छा लगेगा? आज हम लोग लेकिन वो ठीक है, एक टाइटल एक होना एक अलग चीज है। आप लोगों में भी टाइटल है, आदिवासियों में भी टाइटल है, लेकिन सरकार का कहना है कि सरना कोड को लागू होने से सरकार अड़ी हुई है कि धर्मांतरण की स्थिति जो है वो तेज हो जाएगी। नहीं, आज जो है सरकार का कहना है, मेरा नहीं, आप सुनिए ना। यहाँ पर बौद्ध कितना है देश में, जैन कितना है देश में, हैं? ईसाई कितना है देश में? उन लोगों का जनगणना में उन लोगों का कॉलम है। हम 17 करोड़ आदिवासी हैं, हमारा कॉलम क्यों नहीं है? आजादी से पहले 1871 से 1951 तक हम लोगों का पहचान बना हुआ था। इस ओर दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो कचहरी से आने वाला जो रास्ता है, इसे पूरा जाम कर दिया गया, यानी इस चौराहे को चौतरफा जाम कर दिया गया। कोई भी किसी भी तरह से यहाँ मूवमेंट ना कर पाए, इसके लिए पूरा जाम कर दिया गया है। हालांकि इनके नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया है कि आवश्यक चीजों को जो है नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस हो गए, इन सब चीजों को जो है नहीं रोका जाएगा, इन सब चीजों पर कोई भी बाधा नहीं पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से आदिवासियों ने आज अपनी मांग को सरना कोड की मांग को लेकर जिस तरीके से आवाज बुलंद किया है और झारखंड में चक्का जाम हुआ है, इस पर अगर जल्द सरकार नहीं अगर विचार करती है तो आने वाले दिनों में ये लोग आंदोलन तेज कर सकते हैं। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर रुक करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों का अब जो जनसभाएं हैं वो तेज हो गई है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जनसभाएं। बीजेपी का समस्तीपुर में है आज जनसभा। देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मंत्री मंगल पांडे करेंगे जनसभा को संबोधित। डॉक्टर मिथिलेश कुमार सीतामढ़ी सीट के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीतामढ़ी में उन्हीं के पक्ष में बीजेपी आज जनसभा को संबोधित करेगी। समस्तीपुर में बीजेपी की जनसभा, देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मंत्री मंगल पांडे करेंगे जनसभा को संबोधित। डॉक्टर मिथिलेश कुमार और सीतामढ़ी सीट से ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन्हीं के पक्ष में बीजेपी आज जनसभा को संबोधित करेगी और जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर से वही दौर आ चुका है, या कहा जाए कि वही समय आ चुका है जब हर नेता जनता के सामने आना चाहता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विकास मिश्रा अब ऑनलाइन पर जुड़ गए। विकास, जनसभाएं लगातार तेज हो चुकी हैं, बीजेपी भी आज समस्तीपुर में जनसभा करने जा रही है। मिथिलेश कुमार के समर्थन में ये जनसभा होगी। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का माहौल अभी फिलहाल वहां देखा जा रहा है? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है उनसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी समस्तीपुर में जनसभा करेगी। उसमें देवेंद्र फडणवीस और राज्य के मंत्री
मंगल पांडे जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता के सामने अपने पक्ष को रखेंगे। एनडीए आखिर क्या कुछ सरकार बनने के बाद करेगी? हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसभाएं कर रही हैं। बीजेपी की यह समस्तीपुर में जनसभा है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार चुनाव को लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। और सीतामढ़ी में आज कार्यक्रम था, महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उनका कार्यक्रम था और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का प्रोग्राम था। दोनों ने सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड में जनसभा को संबोधित किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे गंभीर बात यह रही कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो कोविड-19 को लेकर लगातार दावे कर रहे थे कि जो चुनाव आयोग के निर्देश का पालन होगा वो पूरी तरीके से उसको पालन किया जाएगा। लेकिन हालात ये है कि आज उनकी जनसभा में पूरी तरीके से चुनाव आयोग के निर्देश का खुल्ला उल्लंघन किया गया। लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी। किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। और सबसे गंभीर बात यह है कि उन्होंने अपने जनसभा में संबोधन के दौरान जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, उन्होंने एक तरफा जो राजद के सत्ता पक्ष के लोग हैं और राजद के लोग हैं उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राजद पर जो टिकट देने का जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि बिना पैसे के राजद के लोग टिकट नहीं देते हैं। राजद के अगर टिकट किसी को मिलती है तो उनको अपना बंगला, अपनी प्रॉपर्टी, ये सब उनको रजिस्ट्री करना पड़ता है तेजस्वी यादव के नाम पर। तो उन्होंने खुले मन से इस तरह के आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का जो कार्यक्रम था वो एकदम से खुला तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्होंने एकदम राजद पर हमला बोलते हुए उनको कटघरे में घेरने का काम किया है। जी, आखिर विकास, जिस तरह से आपने बताया कि वहां बड़ी संख्या में लोग रहे, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन भी नजर आया, आखिर जिन लोगों के हाथों में वो ताकत हम देने जा रहे हैं इन चुनाव के माध्यम से कि वो कानून बनाएंगे, वो नियम बनाएंगे, अगर वही लोग उन नियमों को, उन कानून को तोड़ने पर उतारू हो जाएं तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? इस बात का भरोसा कैसे दिलाया जाए? भरोसा दिलाना, बेशक लोगों का आश्वासन मिलता है कि इस तरह की व्यवस्था आएगी, बिहार में कानून व्यवस्था का राज होगा। लेकिन एक साधारण सी चीज है जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, काफी कम तादाद में जनसभा में लोग मौजूद रहेंगे, सबों के चेहरे पर मास्क होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन इस तरह का कहीं भी कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा है और काफी दुखद कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति है कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से जानलेवा यह बीमारी है और जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, तो कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर अगर 100-200 लोगों की बलि चढ़ जाती है इस बीमारी के कारण, लोगों की लापरवाही के कारण, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि काफी माहौल उड़ाया जा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, किसी तरीके का कोई मापदंड जो निर्धारित है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और काफी जो धज्जी कहा जा सकता है, निर्वाचन आयोग का जो धज्जी उड़ाना, नियमों पर अनदेखी करना, वो यहाँ हो रहा है। किसी भी जनसभा में किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और जनसभा में हिस्सा ले रहे हैं। और इस तरह का कोई दिशा निर्देश भी नहीं दिया जाता है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के चादर ओढ़े हुए थे, टोपी लगाए हुए थे, गमछा पहने हुए थे, उनके द्वारा भी किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। कहा जा सकता है कि जो इनके पास वॉलेंटियर थे उनको पहले से निर्देश दिया जाता और इस सब नियमों का पालन करने का एक सख्त आदेश दिया जाता, लेकिन यहाँ पर एकदम खुल्लम-खुल्ला इन नियमों का उल्लंघन किया गया है और काफी गंभीर बात है ये। जी बिल्कुल, शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। वहीं आज लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय में भी डॉक्टर कलाम की जयंती समारोह मनाया गया, जहां इस दौरान प्रखंड में सामाजिक संगठन अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सचिव संतोषी शेखर, सामाजिक कार्यकर्ता गनहाई सिंह सहित कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें याद किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने डॉक्टर कलाम साहब की जीवनी और देश के प्रति उनके किए गए योगदान को याद किया।
बिहार चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। नामांकन के इसी क्रम में नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पटना स्थित सदर कार्यालय पहुंचकर भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान नितिन ने कहा कि उन्होंने जनता के लिए काम किया है और इसलिए जनता उनका साथ देगी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस पार्टी के द्वारा बांकीपुर सीट से टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लंदन और अमेरिका से आने वाले लोग कुछ भी कह लें या कुछ भी कर लें, मगर पटना के बेटे वही हैं। मेरा ये मानना है कि मेरी चुनौती मेरे हर बूथ में जो पिछले बार मुझे आशीर्वाद मिला था जनता का, उस आशीर्वाद में मैंने कितना बढ़ोतरी किया। मेरी चुनौती ये है, कौन कहां से आ रहा है, कोई लंदन से आएगा, कोई मुंबई से आएगा, पर पटना का बेटा नितिन नवीन है। बिस्को मान अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता नवीन शर्मा से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और राजद के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में अलग होने जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए इनके पास पहुंचे हैं। स्वागत है सर आपका साधना न्यूज पर। इस बार चूंकि बहुत सारे गठबंधन जो एक साथ बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब के बीच महागठबंधन की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की स्थिति तो इतनी मजबूत है, जो समकालीन आप पिछला भी जो चुनाव देखे होंगे, आज तक इतना मजबूत गठबंधन नहीं रहा जिस बार इस तरह का इस बार बना हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पब्लिक को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बिहार के जो भी वोटर हैं ये ठग लोगों के बारे में अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी जदयू का गठबंधन है, कि बीजेपी लोजपा का गठबंधन है, कि लोजपा और बीजेपी का गठबंधन है, कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन है। मतलब ये उन लोगों का एक ऐसा बीजेपी और जदयू का गठबंधन चल रहा है कि जो सोच से ऊपर है। उसमें सहनी जी भी हैं, आपके मांझी साहब भी हैं। तो पब्लिक को समझने ही में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई आखिरकार इन लोगों का समझौता है किसके साथ। अच्छा सर, एक सर्वे आया था अभी, उस सर्वे का चूंकि हर जगह उसका विरोध भी हो रहा है, कई सवाल भी उठ रहे हैं, तो आप इस सर्वे को कैसे देखते हैं? एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है, उसमें सी वोटर का वो सर्वे था, तो आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीजों से? देखिए, नीतीश जी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, अभी तक तो टोटल विज्ञापन में, अखबारों में जो पीली पत्रकारिता है, जो विज्ञापन देता है, जैसे बिहार में आपने सुना होगा कि बिहार में जितने भी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं या तो टीवी पर दिखाए जाते हैं या फिर अखबार में निकाले जाते हैं, उस सभी के लिए जनसंपर्क विभाग बनाया गया। और एक जगह से उन लोगों के साथ सौदेबाजी होता है कि चाहे आपके यहाँ रेप प्रतिदिन होता रहे, रोज डकैती होता रहे, रोज घोटाला होता रहे, लेकिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कहीं आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये लोग टीवी के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से विज्ञापन में पैसा अरबों रुपया खर्च करके टीवी के ऊपर में ही जीत और हार बना लेते हैं, तो इस पर तो किसी को कुछ कहना नहीं होता, एक तरफा बात हुआ। और किससे आपने सर्वे कराया, किस गांव में गए, आप धरातल पर न देखिए। अगर मान ली कि ऐसी बात नहीं होती तो आप नीतीश जी का बॉडी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हो गए हैं। उनको ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि अगले बार हमारा सरकार बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो देखिए, ये टीवी और विज्ञापन और कौन सर्वे कराया और कहां करा लिया, इस पर कोई जनता बिहार का जाने वाला नहीं है। जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार युवा तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। तेजस्वी यादव ने कल एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहे मेरे सामने लड़ सकते हैं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। भाजपा इस बयान को जो है वार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को यही जो है नीतीश कुमार ने विधानसभा का रास्ता दिखाया था। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री मतलब होता है बिहार का मुख्यमंत्री, 243 सीट होता है। मान ली प्रथम चरण में जहां नॉमिनेशन का समय खत्म हुआ तो उस पर तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और जो भी उनको बेहतरीन सीट लगे, जो अपने जातीय से तो ऊपर उठते नहीं हैं, तो जो भी उनको अपने जाति समीकरण के आधार पर जो भी उनको सीट बनता हो, तो कोई तेजस्वी जी ने तो गलत बताया नहीं कि आप क्यों पिछला दरवाजा से जाते हैं।
क्यों सुशील मोदी जी पिछला दरवाजा जाते हैं? अरे हम तो कई बार कई चैनलों के माध्यम से कह दिए हैं कि अगर सुशील मोदी जी अगर मुखिया और पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े तो नीचे से टॉप करेंगे। उनको खुद ही पता नहीं होगा कि हम किस पंचायत से लड़े, वो खुद बता दें कि उनका पंचायत कौन सा है बिहार में। तो देखिए उस सब गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने जो माननीय नीतीश कुमार जी के लिए जो बयान दिया है उस पर पूरा बिहार सहमत है कि अगर आपको लगता है कि आपके पीछे पूरी जनता है, आपका जनमत है, तो किसी विधानसभा में लड़कर देख लें। अभी भी हमको लगता है कल तक डेट राघोपुर का ही बचा हुआ है, कल वहीं से नॉमिनेशन कर लें मुख्यमंत्री जी। तो ये तो ओपन उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में आप कहीं से आप नॉमिनेशन कीजिए, हम वहां पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो सुशील मोदी जी और न माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी यह रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए कि उनको भी पता है कि जनता जिस तरह से उन्होंने जनता को ठगा है, हर एक मामले में फिसड्डी साबित हुए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला है, बेरोजगारी का मामला हो, तो जनता उनको इस बार छोड़ने वाली नहीं है, उनको मजा चखाएगी। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद थे। साफ तौर पे कहा कि चूंकि पार्टी में कार्यकर्ताओं सभी लोगों की सोच होती है कि उनके लोग जो है चुनाव लड़े, लेकिन कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे इस बार और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। बरहेट में आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने कैंडल मार्च के साथ नारेबाजी की है। मौके पर बीजेपी विधायक नारायण दास ने कहा कि आरोपियों को सरकार जल्द गिरफ्तार करे। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, सारी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की है। की सरकार आई है, प्रदेश का बंटाढार हो चुका है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, हर चीज बाधित है। कल बरहेट में जो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप कांड हुआ, और सिर्फ रेप ही नहीं होता है बल्कि उनकी मौत भी कर दी जाती है, उसको मार भी दिया जाता है। यहाँ न नारी सुरक्षित है, न आम जनजीवन सुरक्षित है। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से प्रदेश के अनुसार कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।